दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली के एक पास इलाके की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर इक्का दुक्की गाड़ियां निकल रही थी और उसी समय एक महिला, जो कि हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी, अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। नाम था रिया कपूर। उम्र होगी कोई 29 साल। दिखने में जैसे मॉडल हो। सफ़ेद स्कॉर्पियो में बैठी हुई थी, लेकिन गाड़ी चला रहा था एक ड्राइवर जिसका नाम था सुरेश। सुरेश की उम्र लगभग कोई 26-27 साल की रही होगी। गठीला शरीर पर शांत स्वभाव। पिछले 2 हफ्तों से ही रिया के लिए ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि रिया की रातें आम औरतों जैसी नहीं होती। दोस्तों, रिया अपने काले कपड़ों में जब गाड़ी से उतरने लगी तो झुकते वक्त सुरेश की नज़र उसके शरीर पर ऐसे ठहर गई जैसे कोई प्यासा पानी को देख रहा हो। रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, क्या देख रहे हो सुरेश? पहली बार कोई औरत देखी है क्या? सुरेश झेंप गया, बोला, नहीं मैडम, माफ़ कर दीजिए मुझे। रिया मुस्कुरा दी, माफ़ी बाद में देना, पहले चलो ऊपर, रात काफ़ी हो चुकी है। अब सुरेश थोड़ा घबरा गया। ऊपर क्यों मैडम? रिया ने चाबी उसकी ओर फेंकते हुए कहा, डरते हो क्या? तुम्हें ऊपर बुला रही हूँ, मार थोड़ी डालूंगी। दोस्तों, अब सुरेश के साथ क्या होने वाला है, कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कर देने वाली है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो सुरेश को पता नहीं क्यों, पर कदम खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चल पड़े, जैसे कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। रिया का घर 3rd फ्लोर पर था। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, रिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया और लाइटें धीमे कर दी। रिया बोली, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है सुरेश, थोड़ा अच्छा कर दो ना। सुरेश का पसीना छूट गया, लेकिन रिया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अब सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह नौकरी बजा रहा है या कोई जाल में फंस रहा है। तभी रिया ने हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा दिया और बोली, तुम्हें नहीं पता ना, मेरे पास जो आते हैं वो खाली नहीं जाते, और जो जाते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। दोस्तों, 2 घंटे के बाद रिया और सुरेश दोनों बेसुध पड़े हुए थे। शराब की बोतल खाली हो चुकी थी और कपड़े दोनों के अस्त व्यस्त थे। दोनों एकदम निर्वस्त्र थे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। दोस्तों, सुबह होते ही रिया को नींद से जगाने पुलिस की घंटी बजती है। उसने गेट खोला तो 4 पुलिस वाले खड़े थे और उनके साथ एसीपी महेश राणा। महेश ने रिया को घूरते हुए कहा, रिया कपूर, तुम पर शक है कि तुम एक बड़े ड्रग रैकेट में शामिल हो और इस घर से रात को गलत कारोबार चलाया जा रहा है। दोस्तों, रिया घबरा जाती है, सर ये सब झूठ है, कोई गलतफहमी हुई है आपको। महेश राणा मुस्कुराते हुए बोले, गलतफहमी नहीं रिया जी, आपके ड्राइवर सुरेश ने ही हमारे पास शिकायत की है। दोस्तों, रिया चौंक गई। अब वो सुरेश जो कल रात उसके साथ था, वो वर्दी में बाहर खड़ा था। दरअसल वह कोई आम ड्राइवर नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच का एक अंडरकवर ऑफिसर था। अब रिया समझ गई कि जो खेल वो दूसरों के साथ खेलती थी, वही आज उसके साथ खेला गया है। दोस्तों, रिया कपूर को गिरफ्तार करके जब एसीपी महेश राणा पुलिस स्टेशन लाते हैं तो रिया का चेहरा अब भी उसी अंदाज में बना होता है, न डर न पछतावा, बस एक हल्की सी मुस्कान। एसीपी गुस्से में कुर्सी खींचता है और जोर से डांटते हुए कहता है, रिया, अब कोई नाटक नहीं चलेगा। ड्राइवर बनकर तुझसे मिलने आया सुरेश हमारी क्राइम ब्रांच का आदमी था, तुझसे सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। रिया मुस्कुरा के बोली, तो करिए ना जो करना है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। जेल जाने की आदत भी है और सुख भी। आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं किन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। एसीपी महेश राणा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने रिया के सामने एक कागज़ फेंका। वो था रिया की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जिसमें कई बड़े अफसर, नेता और बिजनेसमैन के नाम भी थे। कुछ नाम तो इतने बड़े थे कि इसकी राजनीति तक हिल सकती थी। रिया ने उस लिस्ट पर नज़र डाली और हंसते हुए बोली, सर ये सिर्फ नंबर है, नाम नहीं। नाम जानना है तो मेरा मोबाइल अनलॉक कराइए, लेकिन फिंगरप्रिंट लगे बिना वो खुलेगा नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो वो मोबाइल खुद ब खुद फॉर्मेट भी हो जाएगा।
एसीपी महेश अब समझ चुका था कि यह औरत मामूली औरत नहीं है। वह सिर्फ एक कॉल गर्ल या दलाल नहीं बल्कि एक बड़ा हनी ट्रैप नेटवर्क चला रही है जिसका दिमाग कहीं और बैठा हुआ है। दोस्तों, अब कहानी में नया मोड़ आता है नोएडा के एक फार्म हाउस में, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। सफ़ेद कुर्ता, हाथों में सोने की अंगूठी और पास में 4 बॉडीगार्ड। उसका नाम है कैलाश चौहान, वही शख्स जो रिया को पैसे दिया करता था और जिसे रिया सर कहकर बात किया करती थी। उधर से फोन बजता है। कैलाश, हाँ बोल रिया, सब सेट है। फोन पर दूसरी आवाज़ आती है, सर रिया अब आपके हाथ से निकल गई है, पुलिस ने उठा लिया है उसे, और सबसे बड़ी बात उसका ड्राइवर नकली था, पुलिस वाला निकला। दोस्तों, कैलाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कैलाश बोलता है कि रिया पुलिस के हाथ लग गई है, इसका मतलब सब फंस सकते हैं। दोस्तों, अब एक ही रास्ता है, रिया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। रिया लॉकअप में अकेली बैठी होती है, तभी एक महिला कांस्टेबल आती है और रिया से कहती है, कोई आपसे मिलने आया है। रिया एकदम चौंक जाती है। इस वक्त कांस्टेबल उसे बाहर ले जाती है, जहां एक नकाबपोश आदमी खड़ा होता है। वो आदमी धीरे से एक कागज रिया को थमाता है और फुसफुसाता है, कैलाश चौहान ने कहा है कि तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो इस चिट्ठी को पढ़ो और जो लिखा है वो करो। दोस्तों, रिया कांप जाती है। पुलिस, रिया और कैलाश चौहान तीनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो इस पूरे खेल को दूर से देख रहा है। वो न कैलाश है, न रिया, ना ही पुलिस। वो है असली मास्टरमाइंड जिसका नाम अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, रात के 3 बजे थाना महिला लॉकअप। रिया के हाथ में अब वो चिट्ठी थी जो किसी नकाबपोश आदमी ने थमाई थी। पुलिस वालों की नज़रें जैसे ही दूसरी तरफ गई, रिया ने चिट्ठी को फाड़कर अपनी अंडरवियर में छुपा लिया। कुछ देर बाद कांस्टेबल ने उसे फिर से लॉकअप में बंद कर दिया। रिया की आंखें अब खुली थी, नींद गायब थी। वो बार बार सोच रही थी कि कैलाश चौहान ने उसे मारने का प्लान बना लिया है और यह बात साफ थी कि पुलिस उसे पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पाएगी। दोस्तों, सुबह 10 बजे एसीपी महेश राणा का केबिन खुलता है। महेश राणा के सामने रिया बैठी हुई होती है, आंखों में लालिमा लेकिन चेहरा अब भी चालबाज और बेलौस। एसीपी से पूछा, रिया अब भी वक्त है, बोल दो सब कुछ, वरना अगला निशाना तुम हो। तुम्हारे जैसे लोगों को मारने में इन लोगों को वक्त नहीं लगता। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है सर, सुनिए, जो मैं बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आपके लिए है। कैमरे बंद करिए, फ़ोन साइलेंट कर लीजिए और बाहर कोई न हो, वरना कुछ नहीं कहूँगी। दोस्तों, महेश राणा थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लिया, सीसीटीवी ऑफ करवाया और रिकॉर्ड भी बंद करवा दिया। अब रिया बोलना शुरू करती है। रिया का कबूलनामा ये था कि मेरे पीछे जो आदमी है उसका नाम नीलकंठ यादव है। वो कोई आम आदमी नहीं, राजनीति, पुलिस, व्यापार, सेक्स रैकेट और ड्रग्स तस्करी, सब कुछ उसके इशारे पर चलता है। कैलाश चौहान भी उसी के लिए काम किया करता है और मैं सिर्फ उसका प्यादा हूँ। मुझे ट्रेनिंग दी गई थी बड़े अफसरों को, नेताओं को फंसाने की। मेरे पास सिर्फ कॉल रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि वीडियो फुटेज भी है, नामी जजों, सांसदों और आईपीएस अफसरों की, जिनमें वो मेरे साथ या मेरी जैसी लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। दोस्तों, एसीपी महेश राणा चौंक जाते हैं। वो वीडियो कहाँ है, रिया से पूछते हैं। रिया ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं आज मर गई तो वो वीडियो अपने आप एक खास नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और अगर मैं बच गई तो आपको सौंप दूँगी, मगर एक डील चाहिए मुझे। एसीपी राणा गुस्से से बोल उठे कि डील? किस बात की डील? रिया धीरे से मुस्कुरा देती है, मेरी जान की हिफाजत और एक नई पहचान, वरना जो लोग मेरे पीछे हैं वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे सर। कैलाश चौहान अब बेचैन है। उसने नीलकंठ यादव को कॉल किया, सर रिया पुलिस के सामने कुछ बोलने वाली है, उसने नाम ले लिया तो सब कुछ चला जाएगा। नीलकंठ यादव की आवाज़ आई, रिया को ख़त्म कर दो, आज रात ही। और एसीपी राणा उसे भी अब शुरू हो गई एक नई प्लानिंग दोहरे मर्डर केस की। दोस्तों, दूसरी तरफ एसीपी महेश राणा का दिमाग भी तेज़ी से चल रहा था। वो रिया को सेफ हाउस शिफ्ट करने का प्लान बना रहा था, लेकिन उससे पहले वो क्राइम ब्रांच के 2 जवानों को रिया के साथ छुपकर एक होटल में भेज देता है।
रिया को अब भी अंदेशा है कि कोई न कोई उसकी जासूसी जरूर कर रहा है। और ठीक उसी रात एक ब्लैक एसयूवी होटल के बाहर जाकर रुकती है और निकलते हैं 4 नकाबपोश लोग और उनके हाथ में AK-47 के साथ ले हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस कमरे में जो CCTV फीड चल रही है वो सीधे PMO तक जा रही है, क्योंकि अब यह केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका था। दोस्तों, रात के 1:15 बजे नोएडा होटल रिया और उसके साथ 2 क्राइम ब्रांच के जवान होटल के उस कमरे में थे जहां की सुरक्षा किसी बंकर से कम नहीं थी। बाहर से कमरे का दरवाज़ा लॉक, अंदर CCTV और नीचे लॉबी में घात लगाए पुलिस की टीम बैठी हुई थी। लेकिन मौत दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। ब्लैक SUV से उतरे 4 नकाबपोश हथियारबंद लोग होटल में दाखिल हो जाते हैं, रिया के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी धड़ाम का आवाज़ होता है, लॉबी की लाइट बंद हो जाती है, पुलिस कमांडो टीम अचानक एक्टिव हो जाती है और घेराबंदी कर चुकी होती है। चारों हमलावरों में से 2 वहीं पर मुठभेड़ में मारे जाते हैं और एक घायल और एक जिंदा पकड़ लिया जाता है। ACP महेसाणा घटना स्थल पर पहुंचता है और घायल हमलावरों से पूछताछ करता है। उसके होठों से एक ही नाम निकलता है, नीलकंठ यादव। दोस्तों, सुबह 7 बजे स्पेशल सेल दिल्ली ACP राणा अब बिल्कुल तैयार था। रिया का बयान, वीडियो सबूत, कॉल रिकॉर्ड और होटल मुठभेड़ की फुटेज, उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था और फिर फाइल लेकर सीधा पहुंचा गृह सचिवालय। एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें PMO के अधिकारी, CBI और NI भी मौजूद थे। रिया ने खुद उन सभी वीडियोज फुटेज की डिटेल दी जिनमें देश के बड़े अफसर, नेता और जज तक फंसे हुए थे। अब ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन भस्मासुर। नीलकंठ यादव को पकड़ने का मिशन। 72 घंटे के बाद बिहार झारखंड बॉर्डर CBI और NIA की ज्वाइंट टीम ने एक पुराने फार्म हाउस को घेरा जहां नीलकंठ यादव छिपा हुआ था। फार्म हाउस के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। आखिरकार 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद नीलकंठ यादव को जिंदा पकड़ लिया गया। देश की मीडिया में भूकंप सा मच गया। हनी ट्रैप गैंग पिन गिरफ्तार, VIP 6 रैकेट में शामिल 37 बड़े नामों का खुलासा हुआ और सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात, एक पूर्व मंत्री, एक रिटायर्ड जज और एक फिल्म प्रोड्यूसर को उसी रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिया का क्या हुआ? रिया को सरकारी गवाह बना दिया गया, उसे Z+ सिक्योरिटी दी गई और एक नई पहचान के साथ विदेश भेज दिया गया। कहा जाता है कि वह अब स्पेन में रहती है और एक NGO के लिए काम किया करती है और ACP महेसाणा उसे राष्ट्रपति के हाथों शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि नीलकंठ यादव जेल में एक डायरी लिख रहा है जिसमें उसने लिखा है, मैं तो सिर्फ एक चेहरा था, असली खेल तो वहीं से चलता है जहां कानून भी सिर झुकाता है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।